नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी ट्रिपल एससी गाइड में। मेरा नाम है आशीष चौटिला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा हुई है आज, तो उसका जो प्रश्न पत्र है उसका हल। तो इस प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे पूरा। और पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर था, इजी पेपर नहीं आया था। खासकर जो हिंदी वाला पोर्शन था वो काफ़ी अच्छा खासा टफ पूछा था उन्होंने। और उत्तराखंड का जो पोर्शन था वो मेरे को ठीक ठाक लगा, वो ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, इजी पोर्शन था और जीएस मिक्स थे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। तो काफ़ी लोगों को इसमें रैम लग रहा होगा, बट रैम नहीं होगा। रैम इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बोला है। अगर सीपीयू बोलता तो तब आपका आंसर क्या हो जाता? तब आपका आंसर रैम हो जाता। ठीक है, क्योंकि वो रैम से लेता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रविशेषण को निम्न में से किसने अंतर्विशेषण कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामता प्रसाद गुरु। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से लेखक और उनकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे पूछा नहीं है तो वो कौन सी है? देखो, मुक्तिबोध, काट का सपना। तो ये आपको मैंने जब स्टोरी बताई थी तो आप उसमें भी मैंने बताया था कि सतर से उठता आदमी एक काट का सपना देखता है, ये वाला याद आ गया होगा आपको। तो ये तो सही है। दूसरा है मन्नू भंडारी त्रिशंकु। तो मन्नू भंडारी के बारे में भी मैंने बताया था कि मन्नू भंडारी की जब स्टोरी बताई थी त्रिशंकु उसमें आ गया था। तीसरा है शेखर जोशी हलवाहा। तो शेखर जोशी की स्टोरी में भी मैंने क्या बताया था कि वो लोग क्या करते हैं, कोसी नदी के किनारे आटे का मतलब हलवा बनाते हैं, तो हलवा से हलवाहा याद करवाया था, ये भी है। तो चौथा है इसमें शैलेश मटियानी। हालांकि मैंने आपको अभी तक शैलेश मटियानी रचना नहीं करा रखी है, लेकिन अगर आपने वो रचना नहीं भी कर रखी है और आपने ये तीनों रचनाएं आपको याद है तो आप एलिमिनेशन कर सकते हो ना। जब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन बचा? फिर ये बचा। तो शैलेश मटियानी की रचना जो है वो उत्तर प्रियदर्शनी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है अगला, गोसाई दत्त इनमें से किसका मूल नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी का। अगर आपने जैसे ये सुमित्रानंद पंत वाली रचना भी नहीं कराई है मैंने, क्योंकि ना इतना टाइम नहीं मिला मुझे। भी आप इसको कैसे कर सकते थे? देखो, पीताम्बर दत्त बरतवाल मैंने करा रखा है, तो उनकी रचनाओं में या जब मैं उनको पढ़ा रहा था तो मैंने गोसाई दत्त का जिक्र ही नहीं किया। अगर उनका मूल नाम या उनका उपनाम अगर गोसाई दत्त होता तो मैं उसमें बता देता। मंगलेश डबराल की रचना भी करा रखी थी, उसमें भी नहीं बताया, और शेखर जोशी की भी करा रखी थी, उसमें भी देखो गोसाई दत्त कहीं नहीं आ रहा था। तो इसको भी आप एलिमिनेशन मेथड करके इसके आंसर तक पहुंच सकते थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता फिर भी आप इसको कर सकते थे सही, अगर आपने सुमित्रानंद नहीं भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से है? तो याद होगा कि जब मैंने आपको वो मनोहर श्याम जोशी की रचना पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि क्या कहा था कि उनका एक बेटा था यशोधर बाबू, तो उसकी सिल्वर वेडिंग थी। तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लो, ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। तो यहाँ पे यशोधर पंत लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको वो यशोधर बाबू बुलाते थे, तो ये था इसका आंसर डी वाला। तो 6 है, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम किसने दिया था? तो ये जब राहुल सांकृत्यायन में पढ़ा रहा था तब मैंने उसमें कवि परिचय में आपको बता ही दिया था कि राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला था, खड़ी बोली को कौरवी नाम से बुलाया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गढ़वाली की एक उपबोली कौन सी है? तो ये हो जाएगी सलानी। तो सलानी बोलो या सलानी बोलो, ठीक है, तो ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वो क्या कहलाती है? तो परिपत्र होगा नहीं, विज्ञापन भी होगा नहीं, तो इन दोनों में किसी को डाउट हुआ होगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, क्या, विज्ञप्ति। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने 1982 में हिंदी समाचार पत्र के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, यूनिवार्ता। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशुद्ध वर्तनी का इसमें चयन करना है। तो ऑप्शन ए है भास्कर, तो भास्कर की वर्तनी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है द्वारका, तो द्वारका बिल्कुल सही है, द्वारिका नहीं होता है, ठीक है, द्वारका सही है, द्वारिका नहीं होता है। और तीसरा है डी है इसमें प्रज्वलित, तो जो इसमें प्रज्वलित है वो भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कृशाग्नि, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर है इसमें सी वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से तद्भव और उसके तत्सम जो है उसका एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध युग्म पहचानना है आपको कि वो कौन सा है। तो जो सेठ का श्रेष्ठी ये बिल्कुल सही है, टकसाल का टंकशाला ये भी बिल्कुल सही है, रहट का अरहट ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होता है, और कटहल का कंठफल ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है,
विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द युग्म कौन सा है? तो पहला है प्राची का प्रतीची, ठीक है, तो प्राची का जो प्रतीची है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। समास का व्यास ये भी बिल्कुल सही है, मृषण का रुक्ष ये भी सही है, और अनक का निरद ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, तो वो कौन सा है? तो देखो सेना भी होता है दल, मतलब निकर, निकर बोलते हैं किसको, जैसे कोई युग्म होता है ना तो उसको बोलते हैं निकर, तो निकर भी इसका हो जाएगा। पर्त भी होता है, तो इसका आंसर गर्त होगा, मेरे हिसाब से गर्त होना चाहिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये जो 12 खड़ी चलाने का जो प्रस्ताव दिया था ये किसने दिया था? ये कालेलकर ने दिया था, ठीक है, कालका कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या पूछा उसने? नहीं है पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बासंत, ठीक है। हारित, रक्तलोचन और परेवा ये तीनों कबूतर को बोलते हैं, लेकिन बासंत नहीं बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतर इतर इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसके अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आप बोलोगे यार कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, आपको बहुत टफ लगेगा, लेकिन आपको इसमें क्या करना था, आपको इसमें देखना था कि इसमें संधि कौन सी हो रही है। अगर आपको पता है कि इसमें कौन सी संधि हो रही तो आप इसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाते। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आद गुण। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? पहला है, हम सभी काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। काल चक्र के पहिए, ओके, इसको एक बार देख लेते हैं। इतनी रात बीती तुम क्यों नहीं आई, तो यहाँ पे मात्रा की गड़बड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने व्याकरण की दृष्टि से बोला ना, तो व्याकरण में मात्राएं भी इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन सी है, इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम काट देते हैं और इसको भी काट देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ किस लोकोक्ति के लिए प्रयुक्त होता है? क्या अभागा सुख से वंचित रह जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अंधा बगुला कीचड़ खाए। अगला है 19वें नंबर का, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? तो अंतस्थ व्यंजन ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, योर और लौव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 था, ईख का तत्सम शब्द पूछा था इसने, तो ये क्या हो जाएगा? ये इक्षु हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना छोटी वाली ई होती है, ठीक है, बड़ी नहीं होती है, तो ऑप्शन ए 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में कौन सी ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया है? तो जो इसका आंसर होगा तो वो हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ये सबसे पहले पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्न में से किस स्थान पर होना प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लामाबाद। ये हालांकि काफ़ी ज़्यादा मतलब विवादों में, क्या मतलब चर्चाओं में रहा था ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी, इसीलिए शायद ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा था ये मुद्दा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आईसीसी महिला T20 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 निम्न में से किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो मैनचेस्टर कहाँ है? ये यूरोप में है, ये भी नहीं होगा। लॉस एंजलिस USA, ये भी नहीं होगा, तो इनका आंसर जो है वो हो जाएगा ए, ठीक है, पोर्ट्सच्यूरूम में, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, तो ये ऑप्शन ए है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है, फरवरी 2023 में तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी? तो देखो, इससे पहले जो कनिसाई का पेपर हुआ था उसमें उन्होंने बोला था कि कौन सा मतलब अभियान चलाया था, ये कौन सा ऑपरेशन चलाया था, और इस वाले पेपर में क्या आ गया? इस वाले पेपर में तीव्रता आ गई, तो ये थी 7.8 की तीव्रता, तो 24 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख हटा दिया है, यह फैसला किस तिथि को था? ये बहुत टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो वैसे जो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 13 जनवरी 2023 को, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली डेट वगैरह कोई याद रखता नहीं है, भले ये रख सकता था कि हाँ भाई कि कहाँ के लोग थे, वो सिक्किम नेपाली लोग थे, ये कोई याद रख सकता है, लेकिन डेट कोई नहीं रखता याद, तो ये अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम, तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि G20 बहुत ज़्यादा हाईलाइट में चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बहुत सम्मेलन हो रहे हैं, तो भाई थीम तो याद करना मतलब बनता ही था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 से कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28वें नंबर पे, ये बोल रहा है निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो ये आपको पता है कौन है? कैश मेमोरी, लेकिन अगर इस ऑप्शन में, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है इनमें अगर रजिस्टर भी होता तब हम रजिस्टर को आंसर मार्क करते, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है डैश शॉर्टकट कुंजी संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है। तो हम प्रिंट किससे करते हैं, जब हमें प्रिंट करना होता है तो हम कौन सी कमांड देते हैं, तो हम देते हैं Ctrl+P। ठीक है, P से आ जाएगा प्रिंट, लेकिन उसके साथ कंट्रोल दबाते हैं। ठीक है, शिफ्ट नहीं दबाते हैं, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 30 है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 31 है इनमें से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है, तो जो IPv4 एड्रेस है वो 0 से लेकर के 255 यहाँ तक उसकी जो क्लासेस होती है। ठीक है, तो जो क्लास ABCD इस तरीके से होती है तो वो होती है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा A वाला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अगला पॉइंट है 32वां वाला, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D दृष्टिपटल पर। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 34 है स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये शायद से पिछले साल जो PCS के एग्जाम हुए थे, मतलब लोअर PCS का हुआ था कि RO का, पता नहीं कोई एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इतना मेरे को पता है कि ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है, तो जो मौद्रिक प्रणाली है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी सिस्टम। तो मॉनेटरी यानी कि पैसा, तो पैसे की देखरेख, पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी वो कौन करेगा, वो करेगा आपका RBI। ठीक है, RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लड़कियों की एक पंक्ति में काया, तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। तो जो इसका जो आंसर वो होगा 14वें नंबर की। क्वेश्चन नंबर 37 है, ठीक है, एक व्यक्ति के पास कुल 480 हैं, तो ये आप पढ़ लेना, और इसका मैं फिलहाल आंसर बता दे रहा हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 38 है वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे, तो ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, इसका आंसर है 8। क्वेश्चन नंबर 39 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 39 का A वाला 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कौन से पल्लव राजा ने मत विलास प्रहसन की रचना की है, तो ये की है महेंद्र वर्मन ने, तो ऑप्शन B आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, तो इसका आंसर है 1773 में। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले से संबंधित थे, तो ये कौन थे, ये थे सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 43 है फतेहपुर सिकरी में स्थित निम्न में से किस भवन का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। आपको पता होगा कि अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सिकरी जो नगर है उसकी स्थापना की थी। तो ये बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा भवन है जिसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका आंसर हो जाएगा मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद की, तो जो मोती मस्जिद है ये आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना अकबर ने नहीं की थी। तो इसके अलावा जो जोधाबाई का महल है वो उसकी वाइफ थी जोधाबाई, और जो तुर्की सुल्ताना का महल है और जो पंच महल है, इन तीनों की स्थापना किसने की थी, अकबर ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 44 है निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था, तो ये किस में हुआ था, ये हुआ था रूस में। क्वेश्चन नंबर 45 है एस्ट्रोलेब्स नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो जो एस्ट्रोलेब्स होता है तो उसका आंसर हो जाएगा सूर्य एवं तारों की जो स्थितियां होती हैं उनको देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है गयोट्स के समतल शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लहर की क्रिया के द्वारा, ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न में से ABO रक्त समूह की खोज तथा किसने की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, तो इसका आंसर है, इसके आंसर में थोड़ा डाउट है क्योंकि इसका आंसर कार्ल जो लैंड स्टेनर है, तो लैंड स्टेनर यहाँ पे भी आ रखा है, तो इसके साथ वाइनर भी था शायद, तो इन दोनों में डाउट है C और B में, तो शायद इसका आंसर B हो सकता है। ठीक है, वैसे C भी हो सकता है आंसर इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5। आप मतलब क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आपको मैं फिलहाल आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 49 वाला, निम्न में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा करती है, तो जिसने ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा होगा उसको लगा होगा कि भाई क्वेश्चन गलत दे दिया है, तो लग ही रहा है क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जो रेडक्लिफ रेखा है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ऑप्शन में ही नहीं है, तो वैसे इस क्वेश्चन के चांसेस गलत मतलब डिलीट होने के भी हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि जब रेडक्लिफ रेखा बनी थी तो तब बांग्लादेश और पाकिस्तान
एक ही था। तो बांग्लादेश को उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान, और जो आज का पाकिस्तान है उसे पश्चिमी पाकिस्तान बोलते थे। अगर उस चीज़ को हम ध्यान में रखें तो तब इसका आंसर भारत एवं बांग्लादेश, तब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी मिस्टेक कोई करेगा कि जो आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता तब भी बात थी। तो इसका आंसर शायद से आयोग ए मानेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बैलेडिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है काफ़ी बार। तो जो बैलेडिला प्रसिद्ध है वो किस लिए है? तो यह है आपका लोया अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है? तो जो सुंदरवन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय, नहीं ये भी नहीं होगा, कैरोसिना वन नहीं है, ज्वारिया वन, हाँ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 51 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्याभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका हो जाएगा 19(1) का ए, तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्न में से कौन सी है? तो मतलब ये बोल रहा है कि कितने सदस्य उसमें किसके होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है, भारत द्वारा 2/3 बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जब भारत में जब राज्यों की जो सीमाओं में परिवर्तन वगैरह होते हैं तो उसके लिए साधारण जो बहुमत है उसका होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो, साधारण बहुमत की विधायी प्रक्रिया द्वारा, तो ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 54 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 है, ये 1 का भी बल्कि 1 है, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारत राज्यों का संघ होगा। देखो, अगर कोई ढंग से नहीं पढ़ेगा तो वो सीधा ऑप्शन ए करेगा और गोला मार देगा। कभी भी हो ना, गोले बाद में मारो, एक बार क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो, फिर उसके बाद जब हो जाए उसके बाद गोले मारा करो। तो ये नहीं होगा, ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा सटीक कौन है? ऑप्शन बी है, भारत अर्थात इंडिया। भारत को भी डिफाइन किया गया है कि भारत क्या, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूचना का अधिकार है। तो भाई सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? आरटीआई, ये है हमारा मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो ग्राम पंचायत के पास जो शक्तियां हैं, ठीक है, उनके अनुसार कौन सा कर लिया जाता है? तो जो वो स्थानीय मेले कराते हैं, जैसे हाट वगैरह लगते हैं, तो उनमें वो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, तो क्या लिखा हुआ ये? NFHS, हाँ, तो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो ये रिपोर्ट थी 2019-21 की, तो इसके अनुसार क्या बोल रहा है ये? इसके अनुसार बोल रहे हैं कि भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर, यानी कि IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सबसे कम है। तो ये किसका हो जाएगा? देखो, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बोले तो तब इसका आंसर शायद केरल होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इसके अनुसार, NFHS के अनुसार बोल रहा है, 5 के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोवा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? क्या पूछा उसने? भाई उसने पूछा नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का जो रूपांतरण होता है वो नीस में होता है। ठीक है, तो नीस होती तो होता, लेकिन ग्रेनाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश में स्थित। ठीक है, और नदी अगर आएगा तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अब आता है तीसरा वाला जो भाग है, हिंदी वाला पोर्शन हो गया, और जो GS वाला पोर्शन है, मतलब रीजनिंग वाले भी उसमें कुछ क्वेश्चन थे वो भी हो गए। अब जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है, भाग 3, वो देखो। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों का नामांकन किस जिले में हुआ है? तो वैसे मेरे अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, बट मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 62 है, आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मद क्या थी? तो उत्तराखंड से जो सबसे ज़्यादा निर्यात होता है ना, वो केमिकल प्रोडक्ट्स का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या बेचे जाता है यहाँ पे? केमिकल प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 63 वाला, उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? तो सबको पता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन था, तो विज्ञान धाम है देहरादून में। का प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा करंट में रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मुनस्यारी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 है, पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
प्रश्न, एकाकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल। ठीक है, तो भाई जंगली जानवर है, अकेले में रहता है, बंधन में कहाँ रहेगा ये। ठीक है, दूसरा है यह IUCN की रेड डाटा सूची में खतरे में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी है उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 3 तो बिल्कुल सही है। ठीक है, खतरे, अवैध शिकार हो रहा है, खतरा है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला कि ये बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है, ये बात भी बिल्कुल सही है। भाई अकेले में रहता है वो जंगलों में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये एक बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो जब कोविड हुआ था तो उसके बाद पशुओं के ऊपर ध्यान देने के लिए, मतलब उनको कोविड से बचाने के लिए, तो ये किया गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, कहाँ है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल नहीं। पर्वत नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है 69 का, उत्तराखंड की 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया है। तो इनमें मतलब नाम बताने हैं कौन कौन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कविता देवी और निकिता चौहान। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो ये भी बहुत, इसको मैं बता भी चुका था जब मैंने वीडियोस वगैरह कराई थी। तो हिमाद्री ब्रांड है ये। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमियों को संचालित किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन है। उत्तराखंड वाले अगर टॉपिक में जो टफ क्वेश्चन है ना, एक ये वाला हो गया जिसको मैंने एक आगे बोला था कि इसका जब आंसर की आएगी तो उसको देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बात के लिए रखते हैं, क्योंकि ये डाटा ना बहुत पुराना है। छठी आर्थिक गणना, मतलब ये छठी बोल रहा है। ठीक है, तो इतना कोई मतलब बहुत टफ होता है कि सारी आपको याद करना। तो इसको देखते हैं, इसमें मतलब शॉर्टी कुछ नहीं है, तो इसको आंसर की के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 500 वर्ष पुराने नौले, जिसे स्टेप वेल भी बोलते हैं, इसको संरक्षित घोषित किया है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये कनिष्ठ सहायक में ये पूछा गया था कि वो जो है वो किस जिले में है, और ठीक है, और उसका जो नाम है तो वो उसका जो नाम रखा गया है, जिस गांव में वो है वो उसी के ऊपर रखा गया है। तो ये हो जाएगा शुनराकोट। ठीक है, तो शुनराकोट जो गांव है तो वो वहाँ है, तो शुनराकोट का नौला उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 73 है, निम्न में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट, ठीक है, इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो भाई ये करंट का क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोफेसर दुर्गेश पंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षकों की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु हो गई थी। तो जो मैंने आपको वीडियो कराई थी ना, वो जो प्रश्नोत्तरी वाली है, जब उसमें सविता कंसवाल का नाम आया था तो मैंने आपको बताया था कि इनकी मृत्यु हो गई है। तो मैंने तब ये भी बताया था कि इन्होंने 12 जुलाई को क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पर्वत फतेह किया था। और उसके बाद क्या हुआ था कि जो उत्तरकाशी में है वो द्रौपदी का जो डांडा है, तो द्रौपदी के डांडे में इनके साथ इनके जो साथी वगैरह हैं, तो हिमस्खलन वगैरह हुआ था, तो उसमें दबने के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड में खुले में शौच मुक्त होने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई चौथे नंबर का राज्य बना है खुले में शौच होने वाला। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है, यह है उत्तरकाशी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये देखो, ये भूस्खलन और उनके ईयर दिए हैं। तो इसमें जो गौना भूस्खलन है वो भूस्खलन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1893 में हुआ था। नैनीताल भूस्खलन 1880, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इसके बाद मतलब रैम जी ने उसमें व्यवस्था करी थी, मतलब आपदा प्रबंधन वगैरह के लिए। तवाघाट भूस्खलन 1998, नहीं 1998 में तवाघाट नहीं हुआ था। ठीक है, 1998 में क्या हुआ था, वो तो मालपा भूस्खलन हुआ था जो पिथौरागढ़ में हुआ था। ठीक है, और ये वाला भी सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, अक्षांश दर्पण के लेखक कौन है। तो ये बहुत ही मतलब घिसा पिटा जीएस का क्वेश्चन है। तो इसको किसने लिखा था, नैन सिंह ने लिखा था, पंडित नैन सिंह। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दर्रे दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं। तो
जो जिला मतलब कौन सा जिला किस जिले में नहीं है हमें ये बताना है। तो है पहला है बोरासू दर्रा, तो इसको बाटसू दर्रा भी कई बार बोलते हैं, तो ये उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा बाड़ा होती दर्रा, तो बाड़ा होती दर्रा उत्तरकाशी नहीं भाई, बाड़ा होती उत्तरकाशी में नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना। अगला है तुंजुन दर्रा, तो इसका वैसे इसका आंसर ना यही हो जाएगा बी वाला। अगला है तुंजुन दर्रा, तो तुंजुन दर्रा चमोली में है, ये बिल्कुल सही है। डी है लमखगा दर्रा, ये भी उत्तरकाशी में है। तो जो ये बाड़ा होती दर्रा है ये कहाँ पे है, ये उत्तरकाशी में ना होकर के ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है, ठीक है, तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है ये दर्रा, बाड़ा होती दर्रा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तरकाशी। 81 है, निम्न में से कौन द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक है, तो जो ये बुक है ये लिखी है शेखर पाठक ने। और ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो है वो मैंने जो जनवरी 2023 में 23 की जो करंट अफेयर्स की वीडियो बना रखी है उसमें मैंने बताया भी था, और उसमें कहा था मैंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे आने वाले पेपर में जरूर आएगा। वैसे तो मुझे उम्मीद थी ये पटवारी के पेपर में आएगा, लेकिन पटवारी में और कनिष्ठ सहायक में नहीं आया, और देख लो फॉरेस्ट गार्ड में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 82 है, उत्तराखंड में निम्न में से किस नगर केंद्र में 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर पंजीकृत की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा छावनी परिषद। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी धौली और कुंथी यांगटी लिखी हुई है, लेकिन कहीं कहीं इसको ना कुंठी यांगटी भी लिखा गया है, ठीक है, बुक में, तो वो दोनों एक ही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 2022वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हो जाएंगे लक्ष्य सेन। तो अभी कल या परसों में मैंने वीडियो जो डाली थी उसमें मैंने कहा था लक्ष्य सेन के बारे में, जब मैं ये बोल रहा था कि इनको क्या हुआ कि उत्तराखंड खेल रत्न यानी देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तब मैंने कहा था कि अगर कभी भी बैडमिंटन से संबंधित अगर स्वर्ण पदक आएगा ना, तो उसका आंसर ध्यान रख लेना कि सीधा लक्ष्य सेन, उसमें आंख बंद करके आंसर मार देना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर है लक्ष्य सेन। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था, तो देखो उत्तराखंड जो गौरव सम्मान 2022 मिले थे, तो उसमें जो नरेंद्र सिंह नेगी है, तो इनका नाम इस सूची में नहीं था। बाकी ये वीरेंद्र डंगवाल, अजीत डोभाल और गिरीश चंद्र तिवारी, ये तीनों के तीनों इसमें थे, मतलब ठीक है, इन तीनों को ही मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 है, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ज्वालादत्त जोशी। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था, तो ये था शामसा। क्वेश्चन नंबर 88 है, उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूतरा गांवों की संख्या सर्वाधिक है, तो इन्हें इंग्लिश में आपने सुना होगा घोस्ट विलेज भी बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा है पौड़ी में। और अगर ये आएगा आपके पास कि जो पलायन कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो उसका आंसर अल्मोड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, पप्पू कार्की कला की किस विधा से संबंधित थे, तो जो संगीत से संबंधित है, ठीक है, तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में आता है, तो भाई सबको पता होगा, तो ये आता है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, तो भले ऋषिकेश के पास में पड़ता है, ऋषिकेश में बोलते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन जो ऋषिकेश का है, ऋषिकेश शहर का, वो पौड़ी में आता है, तो यहाँ पे जिला पूछा है उसने। क्वेश्चन नंबर 92 है, हरिला उत्तराखंड का प्रसिद्ध क्या है, तो हरिला उत्तराखंड का प्रसिद्ध क्या हो जाएगा, त्योहार हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला। 93 है, निम्न में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, ठीक है, जागर बिल्कुल है, रम्माण बिल्कुल है, नंदा जागरात बिल्कुल है, ठीक है, फूलों वाली सैर नहीं है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फूलदेई है। अगर ये फूलदेई देता तो तब आंसर होता है, लेकिन फूलों वाली सैर नहीं मनाया जाता है, यहाँ पे फूलदेई मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है, ठीक है, तो ये किसकी उपजाति है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये है भूटिया जनजाति की। 95 है, नाथ नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो नाथ नंदिनी पुस्तक के लेखक यहाँ पे हो जाएंगे केशवदास अनुरागी, तो इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन से उत्तराखंड में नाक में पहनने वाला पारंपरिक गहना नहीं है, बोला इसने, ठीक है, तो बुलाक है, आपको ऐसा होता है जैसे ये नाक बनी हुई है तो बुलाक ऐसे होता है वो, ठीक है, ये बुलाक पहनते हैं। फुल्ली भी पहनते हैं, फुल्ली भी ऐसे पतला सा होता है एक छोटा सा, वो पहनते हैं। नथ आपको पता होगा कि नथ तो पहनते हैं शादी वगैरह में, तो मुर्खी नहीं है, ठीक है, मुर्खी वगैरह ये सब किस में पहनते हैं, ये कान में पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, उत्तराखंड में रागी को क्या कहा जाता है,
भाई रागी सुना होगा आपने, कोदू बोलते हैं ना कि कोदू हुआ तुम्हारे यहाँ, कोदू लाना, तो कोदा बोलते हैं किसको, रागी को। और कोदा को ही क्या बोलते हैं, इसको ही हम मंडवा बोलते हैं, ठीक है। तो मंडवा बोलो, कोदा बोलो, रागी बोलो, बात तीनों एक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर 97 का डी हो जाएगा। 98 है, उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था। ये अपने आप में बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता ये किसी ने किया होगा, और अगर जिसने पढ़ा होगा तो किया होगा। वैसे बहुत टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर वैसे बी है, ठीक है। 5.3 हज़ार मीटर टन। क्वेश्चन नंबर 99 है, हरी भरी उम्मीद। देखो भाई, एक ही राइटर की दो किताबें पूछ ली है उसने यहाँ पे। तो हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक है शेखर पाठक। और शेखर पाठक की एक किताब पहले भी आ गई है अभी इसमें। क्वेश्चन नंबर 100 है, पंवार वंश के शासनकाल में सुरकारपति कौन थे। तो जो ये सुरकारपति है ये कौन था, ये जो है ना भोजनालय का प्रभारी था ये, ठीक है, जो राजकीय भोजनालय है उसका प्रभारी। तो दोस्तों ये थे आज के 100 क्वेश्चन। तो 2-3 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया, तो जब आंसर की आते हैं तो उनका आंसर भी देख लेंगे क्या है। तो अगर आप लोगों के पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनके मतलब नंबर काफ़ी सही आ रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जो मतलब इसलिए परेशान है कि जो कह रहे हैं यार नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या होगा ऐसे वैसे सर। तो ध्यान रख लेना कि इस पेपर की कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं रहने वाली है। इसके 2 रीज़न है, एक तो इसमें वैकेंसीज जो है वो अच्छी खासी है, दूसरा रीज़न ये है कि इससे पहले देखो कनिसाई का पेपर हो चुका है, इससे पहले जो पिछले साल कनिसाई का पेपर हुआ था उन लोगों की ज्वाइनिंग आने वाली है, ठीक है, उसमें आजकल डीवी चल रहा है। और पटवारी का भी रिजल्ट लगभग फाइनल रिजल्ट आने ही वाला है। पुलिस का जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट वो भी आने वाला है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं तो ये जब वहाँ चले जाएंगे तो यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि जिस बंदे का पेपर निकलता है उसका सब जगह निकलता है, तो यकीन मानो कि यहाँ पे जो कट ऑफ जाने वाली है वो काफ़ी नीचे जाने वाली है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के मार्क्स इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 58 to 60 के आसपास इसके कट ऑफ रहने की, मतलब जो इसका फाइनल सिलेक्शन होगा ना लास्ट, इतनी कट ऑफ जा सकती है इसकी। तो बाकी देखो कट ऑफ कभी भी मतलब हम बता नहीं सकते हैं, बस ये एक अनुमान ही होता है, एग्जैक्टली तो बाद में ही पता चलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।